नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर कलह जग जाहिर है। का कई कारण झूठ बोलना, जनता को भ्रमित करना, आपस के झगड़े इनके, क्या आम जनता नहीं जानती है कि संगठन और सरकार में झगड़े हो रहे हैं? डिप्टी सीएम से इनकी नहीं पड़ती, आपस में झगड़े, यह हर व्यक्ति जानता है। आत्मविश्वास नहीं था, ये पूरी तरीके से आपस में झगड़े के कारण से ये गए हैं और नीचे दिन प्रतिदिन जा रहे हैं, क्योंकि इनकी स्थिति खराब होती जा रही है। आम जनता इनको नापसंद कर रही है, आम जनता में इनकी साख गिरती जा रही है। सर भारी वहीं अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने बयान देते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी कोई भी बैठक करे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, अगली पीडीए की सरकार बनेगी। हमें क्या कहना, कोई भी बैठक बीजेपी करे, अब बीजेपी का समय खत्म हो गया। अब समय आ गया है समाजवादी पार्टी का, अब समय आ गया है पीडीए का। तो कोई बैठक करें, उठक बैठक करें, कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर बाढ़ का कहर जारी है। इन जिलों के 18 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर अफसरों को राहत सामग्री पहुंचाने के आदेश दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में जल भराव के कारण लोगों का हाल बेहाल। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बारे में, तो लखनऊ के पुराने इलाके जैसे कि ऐशबाग, चारबाग, आलमबाग और साथ ही साथ ग्रामीण इलाके जैसे कि आपका बख्शी का तालाब, छठा मील में नगर पंचायत के दावे बारिश में खोखले साबित हो रहे हैं। और अगर बात करें रोडों की, तो रोडों के साथ साथ अब लोगों के निवास में भी पानी भरता चला जा रहा है, जिसके कारण लोगों को दिनचर्या काम करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों को बारिश से पहले नाला सफाई और रोड की व्यवस्था सही करने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी भी निवासी लोगों को मंदिर और बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही जब हमारे संवाददाता ने पार्षद प्रेम यादव से बात की देवस्थान के जल भराव को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस कार्य को किया जाएगा और इस कठिनाइयों को दूर किया जाएगा। जल भराव की समस्या पे मैं पूरा अपना तन मन से धन से जुड़ा हूँ और मैं जल भराव की जो समस्या है, जो गांव में देवस्थान है, उसके लिए मैं उस दिन मैं नगर पंचायत बीकेटी में गया था। चेयरमैन से मेरी बात हुई तो मैंने बोला कि भैया इसको देख लीजिए, ये वहाँ के लोगों को परेशानियां बहुत हो रही है। जल भराव के चक्कर में वहां पे कई लग जाती है कि लोगों को चोट भी आ जाती है, गिर जाते हैं और फिसल के। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी जल्द जल भराव से लोगों को राहत दिलाती है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से 16 जिलों में कोहराम मचा हुआ है और हजारों लोग परेशान हैं। स्थिति यह है कि खुद सीएम ने कई बार जो है हवाई सर्वेक्षण किया और उन्होंने जिलों में जो है दौरा करके लोगों से जानकारी ली और राहत सामग्री देने की भी बात कही। यहाँ तक कि जो है करीब 11 जो है एडीएम हैं, जो इनके खिलाफ मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के लिए कहा कि जो सही रूप से राहत सामग्री वितरण नहीं कर सके और बाढ़ पीड़ितों को सही राहत नहीं दे सके, ऐसे जो है एडीएम के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। अब जो जिले बाढ़ प्रभावित हैं, चाहे बरेली हो, चाहे जो है शाहजहांपुर हो, हरदोई हो, बाराबंकी हो और जो है गोरखपुर हो, गोंडा हो, इन जिलों में जो है नदियां उफान पर हैं, चाहे प्रयागराज हो, तो इसके आसपास के जिलों में जहां गंगा है, घाघरा है, राप्ती नदी है, इनमें लगातार जो है बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। और कई जो है नेपाल से कनेक्टेड जो जिले हैं, गोरखपुर के आसपास के, उधर भी लगातार जो है बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और इससे लोग दिक्कत में आ गए हैं। अब देखना है सरकार कितनी मदद करती है लोगों की, लेकिन इतना जरूर है कि सीएम लगातार कर रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों की मदद की जानी चाहिए और हर हालत में बाढ़ पीड़ित जो है अपनी राहत सामग्री लें और उनको घर का खान पाने की कोई दिक्कत न हो और जो नुकसान होगा उसकी भी सरकार भरपाई करेगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। बारिश के बाद से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ के हालात बने हुए हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी के जलस्तर बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है।
वह अपने डेंजर लेवल से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे 47 गांव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। इन सभी गांव में लोगों के सुरक्षित आवागमन के लिए 91 नाव लगा दी गई है। इसके साथ ही नदियों के बढ़ते हुए जल स्तर को देखते हुए 150 नाव रिजर्व रखी गई है और बाढ़ के पानी से घिरे हुए गांव के लिए जिला प्रशासन लगातार उनकी हर संभव प्रयास करने में जुटा हुआ है। प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए बाढ़ राहत सामग्री का वितरण भी किया गया है। प्राधिकरण गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, आपदा मित्र हैं और बाढ़ के टाइम जैसे सर का आदेश होता है, हम लोग राहत सामग्री वितरण, लंच पैकेट वितरण और उसके साथ साथ लोगों को जागरूक भी करते हैं। जैसे सर पानी में ना जाएं, अगर तैरने नहीं आता तो पानी में ना जाएं, अगर पानी में चले भी जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास उपकरण क्या चाहिए। अगर जैसे लाइफ जैकेट नहीं है तो हम बॉटल का राफ्ट बना सकते हैं, थर्माकोल का बना सकते हैं, ड्रम का बना सकते हैं, गैलन का बना सकते हैं। इस तरह हम लोग जागरूक करते हैं। ये शासन के आदेशानुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर के द्वारा दक्षिणी बहरामपुर में आज यहाँ पर लंच पैकेट का वितरण किया जा रहा है। जो कि प्रभावित लोग हैं, जिनको जो अपने घर से इधर उधर नहीं जा पाते हैं, वहाँ तक शासन उनके लिए लंच पैकेट की व्यवस्था की है, जिसे हम और हमारे मास्टर ट्रेनर्स जो आपदा मित्र हैं उनके साथ मिलके हम लोग गांव-गांव जाके उन लोगों को लंच पैकेट दे रहे हैं। बाढ़ तो मतलब बहुत ज़बरदस्त आती है, लोग दिक्कत है। 10 दिन से बाढ़ बड़ा बेजोर पानी पर चला। 10 दिन के बाद मतलब कुछ ढेर मिल गया, आटा है, चावल है, दाल है, आलू है, गुड़ है या सलाई है, खाने वाला सामग्री मिल गया। गोरखपुर की जो मेन नदी है राप्ती नदी जो है, जो कि जनपद गोरखपुर में तकरीबन 134 किलोमीटर वो ट्रैवल करती है, कैंपियरगंज से एंटर करती है और गोला में जाकर के इसका मतलब बरहज देवरिया में जाकर के इसका संगम जो है वो सरयू नदी के साथ होता है। तो राप्ती नदी इस समय गोरखपुर में डेंजर लेवल से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 22 जुलाई से सावन की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज के मनकामेश्वर में सावन के महीने में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। आस्था की ऐसी भीड़ भोले बाबा के दर्शन के लिए जुटेगी, जिसे लेकर मंदिर प्रशासन भी तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। नगरी प्रयागराज के इस समय हम खड़े हैं मनकामेश्वर मंदिर में और मनकामेश्वर मंदिर को जहां फिर से रेनोवेट किया जा रहा है। बता दें महाकुंभ को लेकर मनकामेश्वर में कार्य चल रहा है, विकास कार्य चल रहा है और आप देख सकते हैं मनकामेश्वर में किस तरह से यहाँ पर कुंभ को लेकर विकास कार्य किए जा रहे हैं। मंदिर को फिर से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और जिस तरह से लोगों को आने में परेशानी हो रही है और लोग देख सकते हैं क्योंकि सावन का महीना आ रहा है और 22 तारीख से सावन का पहले सोमवार के साथ साथ सावन का महीना भी शुरू हो जाएगा और यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। और इस मंदिर में क्या व्यवस्था होगी और किस तरह से लोग दर्शन कर पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और किस तरह से मंदिर प्रशासन की ओर से तैयारी की गई है, हम उस पर ही बात करेंगे। मगर हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कि किस तरह से आम दिनों में भी मनकामेश्वर में लोगों की भीड़ होती है और किस तरह से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और किस तरह से लगातार श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से लोग दर्शन कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं और ऐसे में किस तरह से ये व्यवस्थाएं होंगी और सावन के महीने में लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और किस तरह से वे यहाँ पर आसानी से सावन के महीने में दर्शन कर पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल हम मंदिर के महंत धरानंद जी महाराज से भी आगे बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। वो भी हम कुंभ को लेकर कार्य चल रहा है मनकामेश्वर में और आगामी जो सावन का महीना है 72 साल बाद जो सहयोग बन रहे हैं, ऐसे में भीड़ की आने की और ज्यादा संभावना और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है मंदिर प्रशासन की ओर से, हम बात करेंगे। धरानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी आपका जनता टीवी में स्वागत है। ये जिस तरह से कुंभ का कार्य चल रहा है और मनकामेश्वर मंदिर में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं सावन के महीने में, तो क्या व्यवस्था की गई है दर्शन के लिए? जिस तरह से कुंभ का कार्य भी चल रहा है, चारों तरफ खुदा हुआ है, क्या कहिएगा? आप देखिए कि कार्य को शुरू हुए करीब 1 महीने हो गया है और सावन निकट आ गया है। 22 तारीख को पहला सोमवार है और चारों तरफ गड्ढे खोद दिए गए हैं और अभी तक ना बीम पूरा हुआ है ना पिलर भरे गए हैं। दूसरी तरफ से रैंप मंदिर तक पहुंच भी गया है। मंदिर प्रबंधन की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। मंदिर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी श्रद्धालुओं को सकुशल दर्शन कराए जाएंगे। मगर जहां तक प्रशासन के कार्य की बात है तो वो तो प्रशासन ही कर पाएगा और ठेकेदार के द्वारा
यहाँ जिस प्रकार से प्रगति से कार्य करना चाहिए था उस तरह से नहीं किया जा रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि प्रमुख सचिव नगर आए थे, उन्होंने स्पेशल मनकामेश्वर मंदिर के लिए सर्कुलेटिंग एरिया को क्लियर करने के लिए बोला था, और सावन को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि लाखों श्रद्धालु इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और वो सावन भर यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, रात को भी लोग आते हैं 11-12 बजे तक। तो जिस प्रकार के गड्ढे हैं श्रद्धालुओं के लिए बहुत कठिनाई का समय है कि कैसे वो लोग मंदिर तक पहुंचेंगे, इस पर अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। देखिए, तो धनानंद महाराज जी इन्होंने बताया कि सावन में जिस तरह श्रद्धालुओं का आना होता है, और बीते दिनों प्रमुख सचिव नगर विकास भी आए थे, उन्होंने जल्दी कार्य करने के लिए निर्देश भी अधिकारियों को दिए थे। मगर अभी जो गड्ढे खुदे हुए मंदिर के बाहर, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी है, और उसमें किस तरह से श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर के प्रांगण तक पहुंचेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि सोमवार को जब सावन शुरू होगा और लोगों की भीड़ आएगी तो उनको किस तरह से दर्शन के लिए व्यवस्था कराएंगे प्रशासन के द्वारा, और मंदिर के अंदर पहुंच के वो भोले बाबा के दर्शन कर पाएंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। शाइन सिटी में रकम दुगनी करने और किस्तों में जमीन दिलाने का लालच देकर ठग ने हजारों लोगों को शिकार बनाया और 1 करोड़ से ज्यादा की रकम अपने खाते में जमा की। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हजारों करोड़ की ठगी करने वाली शाइन सिटी के कर्मचारियों की धरपकड़ लगातार जारी है। लखनऊ के अलावा कई ऐसे राज्य और प्रदेश थे जहां पर शाइन सिटी ने अपने दफ्तर खोले और सैकड़ों लोगों को इसका शिकार बनाया। जमीन को किस्तों पे देने का हो, गाड़ियां दुगनी कम पैसों में, आधे पैसे में गाड़ी की बुकिंग करने के बाद, न जाने ऐसे कई हथकंडे इस कंपनी के लोगों ने अपनाए और हजारों करोड़ की ठगी की। इसका एमडी राशिद नसीम फिलहाल फरार है, लेकिन उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आज ज्ञान उपाध्याय नाम के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलीगंज में वो किराए के मकान में रह रहा था। बताया जा रहा है कि 50,000 का इनाम इसके ऊपर जारी था और 19 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। ये लोगों को चंगुल में फंसाने का काम करता था और रकम दुगनी करने के बहाने शाइन सिटी से जोड़ता था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इनके और साथियों की तलाश जारी है और जल्द ही इस पूरी कंपनी के जो पदाधिकारी थे उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। इसमें जैसे मैंने बोला कि अलग अलग जो जितना भी शाइन सिटी जितना भी धोखा तरीके का प्लान चलाता था, इसमें सब ये ब्रोकर रहा है। इनके नीचे भी ये लोग दूसरा ब्रोकर्स को भी जोड़ के रखा था और सब चीजों में इनका हिस्सा आता था, तब भी इनके खिलाफ ये मुकदमा है। ब्लैक लिस्टेड है, बिटकॉइन की बात की जाए वो ब्लैक लिस्टेड है। इन सभी चीजों के जरिए जो ये लोगों को कनेक्ट कर रहे थे। तो अब तक इन लोगों ने कितनों को कनेक्ट कर लिया ये बाहर रहने के दौरान? अब तक इसमें देखे मैंने बोला कल ही इनको गिरफ्तार किया गया। इसमें विस्तृत रूप से पूछताछ करना है। जो जब तक बिटकॉइन की बात है, अभी तक कोई बिटकॉइन का वॉलेट इनसे रिकवर नहीं हुआ है। जहां तक हमारा जानकारी है, इनके द्वारा जो भी पैसा प्रॉफिट किया गया ये नगद में लिया था और बिटकॉइन के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। फिर भी इस विषय पर पुलिस द्वारा जांच किया जा रहा है। घाघरा सरयू नदी पर बने संजय सेतु के जॉइंटर में कई जगह दरारें आ गई हैं, जिसकी वजह से पुल जर्जर अवस्था में पहुंच गया है, जिसको लेकर जनता टीवी ने खबर को प्रमुखता से चलाया। खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद जिला प्रशासन जाकर और बाराबंकी जिले के अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने संजय सेतु पुल की मरम्मत के लिए सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद पुल के मरम्मत का कार्य तेजी से जारी है। आपको बता दें कि इसी पुल से गोंडा, बहराइच सहित नेपाल तक आवागमन रोजाना होता है। नगरी प्रयागराज में एक प्राथमिक विद्यालय का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें क्लासरूम में छात्र बंद है। बता दें ये कहीं और का नहीं, प्राथमिक विद्यालय लोहरा, तहसील मेजा और विधानसभा चौराव खीरी का मामला है। बता दें जहां एक छात्र को कर्मचारी स्कूल बंद करते समय क्लासरूम में बंद करके चले गए और काफी देर बाद जब बच्चा रोया है तो जिसके बाद अगल बगल के लोगों ने आवाज सुनी और मौके पर पहुंचे हैं। मगर आप देख सकते हैं बच्चा किस तरह से दोनों तरफ से चैनल लॉक है और बच्चा बीच में बंद है और बच्चा यहाँ पर रो रहा है और रोने की आवाज सुनकर वहीं आसपास के लोग परिसर में पहुंचे हैं और प्राथमिक विद्यालय लोहरा में परिसर पहुंचकर लोग बच्चे से पूछ रहे हैं कि वे कैसे बंद हुआ।
और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की लापरवाही के कारण अब बच्चों की सुरक्षा पर प्राथमिक विद्यालय के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस पर अधिकारी संज्ञान लेकर किस तरह की कार्रवाई करेंगे, क्यों क्लासरूम बंद करते समय क्यों कर्मचारियों ने क्लासरूम चेक नहीं करा और बच्चा कैसे क्लासरूम में रह गया और उसे बंद कर चले गए। अगर मान लेते हैं कि अगल बगल के लोग इस बच्चे की आवाज नहीं सुनते तो इस बच्चे का क्या होता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अब देखना होगा कि कर्मचारियों पर किस तरह की कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों का लगातार प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, उन्नाव में भी शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी उन्नाव के शहर निराला पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ मोर्चा खोला। जो उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है, सीएम को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है, जहां पे उन्होंने अपनी मांगों को रखा है। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगे उनकी नहीं पूरी की जाती है तो 29 जुलाई को लखनऊ महानिदेशक कार्यालय का भी घेराव करेंगे।